देखो आज हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ ली है। अब इसको हम लोग समरी करने जा रहे हैं। इसको हम 4 भाग में बांटे हैं, A B C D। 4 भाग में बांट के हम लोग समरी करेंगे, जिसमें हम पहला भाग जो सेक्शन ए है उसमें हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले ये सब जो वास्तविक संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको परिभाषा को देखेंगे। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो परिवार बनता है उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो संख्या p बटा q के रूप में रहती है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जो p बटा q के रूप में नहीं रहती उसको अपरिमेय संख्या। इसमें जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? तो एक विशेष प्रकार का समस्या को हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। ये एक प्रकार का जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसे हम एल्गोरिथम कहते हैं। तीसरा जो पॉइंट आता है वो होता है लेमा। लेमा एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम किसी दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। तो पहला भाग में हमको इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक यूक्लिड का भाग लेमा है। यूक्लिड नाम का जो चौथा पॉइंट है, यूक्लिड का भाग लेमा। यूक्लिड नाम का एक गणितज्ञ था, इन्होंने भाग को ज्ञात करने के लिए एक लेमा दिया, एक सिद्धांत दिया जिसको यूक्लिड का भाग लेमा कहते हैं। उसका सिद्धांत है कि a बराबर bq प्लस r, जहां आपको इसीलिए आ जाते हो 0 r b। तो जहां r का जो मान है, r का जो वैल्यू है वो 0 और b के बीच में होना चाहिए, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए और b से छोटा होना चाहिए। a क्या है? तो a एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। b भी एक धनात्मक पूर्णांक है। और इन दो धनात्मक पूर्णांक के बीच में दो धनात्मक पूर्णांक जो है छिपा रहता है। ये बताया कि छिपा रहता है। छिपा रहता है, क्या छिपा रहता है? तो Q एवं R, ये दो पूर्णांक, ये दो पूर्णांक A और B के बीच में दो पूर्णांक Q और R, ये दोनों छिपा हुआ रहता है। इसी को हम भाग देकर निकालते हैं और इसे लिखते हैं a बराबर BQ प्लस R। जैसे उदाहरण में मान लें कि 8 है और 3 है, तो इसके बीच में हम 8 में 3 से अगर भाग दें तो 3 दूनी 6 2, यानी कि 8 बराबर हम लिखेंगे 2 गुने 3 जोड़ 2, यानी कि 8 और 3 के बीच दो पूर्णांक Q बराबर 2 और R बराबर 2 छिपा हुआ। तो इसको निकालने के लिए यूक्लिड ने एक लेमा दिया, सिद्धांत दिया कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक हो तो इनके बीच में Q एवं R दो अन्य धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार छिपे हुए रहते हैं कि a बराबर BQ प्लस R, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू R इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन B। अब यहाँ पर इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग करने के लिए क्या करते हैं कि एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए
कि 40 और 30 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। 40 और 30 का HCF विभाजन एल्गोरिथ्म से निकालना है। विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ A का जो मान हो गया वो 4 हो गया, 40 हो गया, और B का जो मान आ गया वो 30 आ गया। तो 30 में 40 में 30 से भाग देंगे, एक बार लगेगा, शेष 10 बचेगा। यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे R हो। यानी इसको हम कह सकते हैं भाज्य, भाजक, भाज्य और भागफल और शेष। इसको लिखने का जो चरणबद्ध प्रक्रिया है वो हम लिख सकते हैं 40 बराबर 30 गुने 1 जोड़ 10। अब इसको, इस क्रिया को कब तक करेंगे, जब तक शेष हमारा 0 नहीं आ जाता है। अब दूसरा बार फिर जो आया पुराना जो मेरा भाजक है 30 और शेष 10, उसमें फिर से 10 से भागा देंगे, 10 या 30, अब शेष 0 आ गया। इसको हम लिखेंगे 30 बराबर 10 गुने 3 जोड़ 0। यहाँ शेष R का मान 0 आ जाता है, तो हम लिखते हैं HCF बराबर 10। इस तरह से हम 2 स्टेप में, एक चरण यहाँ हो गया फर्स्ट स्टेप, स्टेप 1, और दूसरा स्टेप 2। ये 2 स्टेप में हम भाग विधि से हम महत्तम निकाल लेते हैं, और इसी को कहा जाता है यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथ्म, जिसका प्रयोग से हम लोग भाग को निकालते हैं। ये 10वीं क्लास में सीखना। अब इसके बाद हम लोग दूसरा भाग में प्रवेश करेंगे, जिसका नाम है भाग बी, सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या सीखना है कि सेक्शन बी में हम लोग को सीखना है अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय ये क्या है, तो किसी भी संख्या को या धनात्मक संख्या को यहाँ लिख सकते हैं, धनात्मक संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। यानी जैसे मान लो 40 है, तो 40 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 20 दूनी 40, 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये 2 पर पावर 3 गुने 5। यहाँ दोनों अभाज्य संख्या 60 है, तो 60 को लिखेंगे 3 दूनी 60, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, यानी 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 5। इस तरह से जब लिखते हैं तो ये जो चीज़ है इसी को कहा जाता है कि किसी भी भाज्य संख्या जो है हमारा 40 और 60 जो भाज्य संख्या है, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसे ही हम अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहते हैं। अब इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, 2 चीज निकालते हैं। एक निकालते हैं इनका LCM, और दूसरा जो चीज निकालते हैं वो HCF निकालते हैं। अगर LCM निकालना है तो LCM निकालने में क्या करेंगे कि इसका जो है जो अभाज्य गुणनखंड है उसका मिलने वाला को पहले हम चुन लेते हैं। जैसे 2 दोनों मिल रहा है तो 2 चुन लेते हैं, 5 मिल रहा है 5 चुन लेते हैं। उसके बाद जो नहीं एक्स्ट्रा में जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं, उसको भी संलग्न जोड़ लेते हैं।
और उसके बाद में एलसीएम में बड़ा घात वाला लेते हैं जी, बड़ा घात, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसी तरह से इसका एलसीएम निकल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पर 40, 40 ये कितना हो गया 120। अगर एचसीएफ निकालना है तो केवल मिलने वाला जो होता है अभाज्य संख्या है वो लिखा जाता है। जैसे दोनों में केवल 2 मिल रहा, 5 मिल रहा। इसका छोटा घात, तो छोटा घात दोनों में क्या है, तो छोटा घात 2, 2 दूनी 4, 4 बचे कितना हो गया 30। तो इसका प्रयोग एलसीएम और एचसीएफ निकालने में किया जाता है। ये जो है सेक्शन बी में हमारा देखा जाता है। और इसके लिए एक सूत्र और लगाया जाता है कि दो संख्याओं के लिए एक संबंध आता है एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर ए गुने बी। यानी कि इसके माध्यम से अगर कोई भी 3 दिया हुआ है एलसीएम एचसीएफ, तो इसमें से चौथा को हम निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसमें यहाँ उदाहरण ही ले लेते हैं, 120 लासा हो गया, एलसीएम हो गया, और एचसीएफ हो गया 20। उसमें से अगर एक संख्या मान लीजिए 40 है, एक संख्या 40 है, तो दूसरा निकालने के लिए क्या लिखेंगे, दूसरा संख्या b बराबर लिखेंगे एलसीएम गुने एचसीएफ बटा ए, यानी कि 120 गुने 20 बटा 40, 40 दिया 20 से, और 20 दिया कितना हो गया 60। दूसरा संख्या हमको आराम से निकल जाता। तो एक पॉइंट ये भी जो है सूत्र, इसको भी याद रखना जरूरी है। अब हम लोग भाग सी के बात करते हैं। भाग सी में कुछ नहीं है। अगर सेक्शन सी में आते हैं तो सेक्शन सी में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, इसमें सिद्ध करना है। एक वीडियो हम बना दिए हैं, सिद्ध करना है कि √2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक। या इसको हम एक वीडियो बना के आप लोग को डाल दिए, ये देख लीजिएगा, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम सिद्ध करेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या, या 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, इसको लगाइएगा तो हो जाएगा। अगर आप √2 को सिद्ध कर लेते हैं और आपको सिद्ध करना है 2 + √3, तो बराबर आप p/q मान सकते हो। इसको उधर ले जाओगे तो इधर √3 बचेगा, p/q -2 हो जाएगा। ये अपरिमेय संख्या है, और इधर जो है परिमेय संख्या से परिमेय संख्या घटेगा तो कौन संख्या बनेगा, बोलो क्या चीज सर? ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है ना। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय है। परिमेय में से परिमेय जोड़े, घटाए, गुना करे, भागा करे, दो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या। और इधर √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो अगर इसको सिद्ध करना है तो इसको मान लीजिएगा कि √2 + √3 बराबर p/q। एक तरफ परिमेय ले जाए, एक तरफ परिमेय संख्या रख लीजिएगा, कर लीजिएगा एक साइड, एक तरफ अपरिमेय संख्या कर लीजिएगा, जो हमारा जो है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि √2 + √3 कौन सी संख्या है, अपरिमेय। तो इस तरह से इसको लॉजिक लगा के हम लोग सिद्ध कर लेते हैं, और एक वीडियो बनाए जिसमें हम इसको सिद्ध कर दिए। अब हमारा जो है सेक्शन डी में पहुंचते हैं। चौथा भाग जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन डी है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें शांत और अशांत को जांच करना है, ठीक है। यानी परिमेय संख्या और एक कौन संख्या हुआ, बोलो अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का 2 तरह का दशमलव होता है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है, और आवर्ती होता है। और इसका जो दशमलव होता है वो अशांत होता है और अनावर्ती होता है। तो इसी के बारे में हम लोग को चौथा भाग में बातचीत करना, दशमलव प्रसार के बारे में, ठीक है। तो परिमेय संख्या यहाँ लिख लेते हैं हम, परिमेय संख्या का दशमलव
प्रसार। तो इसको दशमलव प्रसार को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक होता है भाग विधि, भाग विधि, एक होता है दूसरा गुणनखंड विधि। तो भाग विधि क्या है कि भाग विधि में हम भागा देते हैं। जैसे मान लो 4/5, ठीक है, तो हम 4 में क्या करते हैं, 5 से भागा देते हैं। 4 में 5 से भागा देंगे तो 0 पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शून्य आ जाएगा। 8 मरतबे लगाइए, 8 × 5 = 40, कट गया। यानी इसका मतलब हो गया 0.8। जब पूरा पूरी कट गया तो उसको क्या कहा जाता है, शांत। यस सर। अब जैसे 3 में या तुम्हारा जाके 5 में 3 से भागा देना, तो 5 में 3 से भागा दीजिए। 3 × 3, यहाँ पॉइंट बैठा, 20 आ गया, देख रहे हो। यस। 0 यहाँ बैठेगा तो 20 आएगा। चौथिया 18, 2, फिर पॉइंट बैठा हुआ है, फिर 0 बैठा सकते हैं। चौथिया 18, 2, चौथिया 18, यानी बार बार हमारा शेष 2 आ रहा है। तो 1.66666 बार बार आते रहेगा। तो इसको हम कौन दशमलव कहेंगे, कौन सा दशमलव कहेंगे, अशांत कहेंगे। और क्या कहेंगे, आवर्ती। तो ये जो है ये भाग विधि है। इस विधि से हम जांच लेते हैं कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, ठीक है। तो ये भाग विधि हो गया। अब भाग विधि के बाद गुणनखंड विधि से कैसे जांचेंगे। तो यहाँ भाग विधि में लिखेंगे कि यदि शेष 0 हो जाए तो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। और दूसरा, यदि शेष 0 नहीं होगा तो क्या होगा, अशांत होगा, है। और गुणनखंड विधि में है कि पहला यदि q बराबर जो हर है और 2n गुने 5m के रूप का हो, ठीक है, का हो, तो क्या होगा, शांत होगा। और q बराबर अगर इस रूप का नहीं है तो क्या होगा, अशांत होगा। अब इसको देखिए, मान लो कि 2 बटा हम लिख दिए 15, तो p का मान हो गया 2 और q का मान कितना हो गया, 15। q का गुणनखंड करोगे तो 15 का होगा 3 गुने 5। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसमें जो है 2 पर पावर, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुने 5 गुने 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर 0 होगा, 2 पर पावर 0 तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। तो ये तो रूप आता है, लेकिन इसके साथ साथ 3 भी आ जाता है, यानी इसका रूप नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि q बराबर डज नॉट इक्वल टू 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, इसीलिए शांत अशांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत, ठीक है। और यहाँ 3/20, ठीक है। दूसरा उदाहरण, अगर 3/20 तो q का मान, p का मान कितना हो गया, p का मान 3 हो गया ना जी। अब q का मान कितना हुआ बताओ, q का मान 20 हुआ। तो 20 का गुणनखंड करोगे तो कितना होगा, 20 का ऐसे गुणनखंड करोगे 10 दूनी 20, 5 दूनी 10, यानी 2 गुने 2 गुने 5, 2 का स्क्वायर गुने 5। अब यहाँ हम लिख सकते हैं q का मान जो है 2 पर पावर n 5 पर पावर n के रूप का, इसीलिए कौन सा दशमलव होगा, शांत। तो याद रखना है कि अगर इस रूप में नहीं आता है तो उसको हम अशांत लिखेंगे, अगर इस रूप में आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। इसको गुणनखंड विधि में यही देखना है कि अगर q का मान 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप का हो तो शांत होगा। अगर उसके साथ साथ कोई अदर संख्या 3, 5 तो रहेगा ही, 7,
11, कोई भी रूट संख्या आ जाए, अभाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा? अशांत होगा। अशांत। कोई भी आ जाए, 2 और 5 के अलावे कोई भी अगर अदर आ जाए तो अशांत होगा। और केवल अगर 2 और 5 रहे, ठीक है, तो शांत होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है पूरा कंप्लीट वीडियो हो, पूरा समराइज हो गया। और इसमें आप लोग सब अपना